सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होंगे। मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने 2 चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप मुझसे पूछ सकते हैं, यथासंभव मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो 2 चैप्टर आपको पता है कौन से हुए हैं। पहला चैप्टर तो ऐसे ही था, जो दूसरा चैप्टर है वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा आपके पास में अगर टाइम है तो। जो तीसरा चैप्टर है बच्चों, सरल रेखा में गति, मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इसके अंदर एक पॉइंट आने वाला है सदिश, और थोड़ा बहुत काम हम सदिश में भी करेंगे उस चैप्टर के अंदर। तो आज वाले वीडियो में मैं आपको सदिश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। सदिश होता क्या है, मतलब वेक्टर्स होते क्या हैं, स्केलर क्वांटिटी होती क्या है, इसके बारे में एक जनरल आइडिया हम लेंगे बच्चों, ठीक है, जिससे आप जो चैप्टर है उसे आसानी से कंटिन्यू कर पाएँ। फिर 4th चैप्टर आएगा, वहाँ हम वेक्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ों को वहाँ एलैबोरेट करेंगे, बहुत सारे सवाल वहाँ करेंगे। तो वेक्टर्स वैसे 4th चैप्टर का मेन पार्ट है, लेकिन तीसरे चैप्टर में चूंकि वेक्टर नाम आ रहा है, सदिश नाम आ रहा है, तो हमें उसको क्लियर करना ज़रूरी है। और ये पॉइंट जो आप वीडियो आज देखने वाले हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए वीडियो चालू करता हूँ मैं। तो टॉपिक जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, वो है वेक्टर, सदिश। हालांकि 9th में आपने सदिश और अदिश की परिभाषा पढ़ रखी है। देखो, 2 तरीके की फिजिकल क्वांटिटी होती है, हालांकि कुछ किताबों में इसे 3 तरीकों में भी डिवाइड किया गया है। एक टेंसर होती है, इस स्केलर होती है, और फिर वेक्टर होती है। हम टेंसर को नहीं पढ़ेंगे, हिंदी में उसे प्रतिश बोलते हैं। आप छोड़ दीजिए ना, आपके कोर्स का भाग है, तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ, ठीक है। तो टेंसर वेंसर कहीं कोई बोले ना, तो बोलो कि भाई आगे पढ़ लेंगे हम टेंसर, पहले सदिश और अदिश को देख लेने दो हमें, ठीक है। चलिए, तो 2 क्वांटिटी हैं, एक होती है सदिश और एक होती है अदिश। अदिश को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। हिंदी में इसे हम क्या बोलेंगे? अदिश। देखो, नाम से पता चल रहा है अदिश राशियां कौन सी हैं? वे राशियां, समझना इस चीज को, वे राशियां जिनके पास में परिमाण तो है लेकिन दिशा नहीं। बात समझिए, परिमाण को बोलते हैं मैग्नीट्यूड और दिशा को बोलते हैं डायरेक्शन, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके पास में सिर्फ और सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो नहीं है। और इवन अगर डायरेक्शन है तो फिर वेक्टर लॉज, सदिशों के लिए कुछ नियम बने हुए हैं, उनको तो ये बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो बात समझिए, अगर हमें परिभाषा ही देनी है तो हम बोलेंगे अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? परिमाण बोलेंगे। जिनके पास में मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण तो है लेकिन दिशा नहीं है। डायरेक्शन को आप क्या बोलोगे बच्चों? दिशा बोलोगे, है ना। इनके पास में डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड होता है। या फिर आप ऐसी भी क्वांटिटी देखोगे जिनके पास में डायरेक्शन है लेकिन वो वेक्टर क्लास को फॉलो नहीं करती, इसलिए फिर वो क्या है? अदिश है। जैसे एक क्वांटिटी मैं बताता हूँ आपको, पहले तो सिंपल समझो, जिनके पास में परिमाण है लेकिन दिशा नहीं है। जैसे मास, द्रव्यमान, आप लिखते हो 2 किलोग्राम चीनी मेरे को उत्तर दिशा में तोल करके देना। ऐसा कभी बोला है क्या कि आप शुगर लेने गए, चीनी लेने गए और आपने बोला कि मेरे को 2 kg चीनी चाहिए? कितनी चीनी चाहिए? 2 kg चाहिए, और इसे उत्तर डायरेक्शन मतलब नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर तोल के देना। पॉसिबल है क्या भैया? नहीं, ऐसा कभी नहीं। हम डायरेक्ट बोलते हैं 2 किलो चीनी दे दें, ठीक है, ऐसा ही बोलते हैं। क्लियर है ये बात? चलिए, तो मास क्या है बच्चों? एक स्केलर क्वांटिटी है। टाइम भी क्या है? स्केलर है। कभी हम ये नहीं बोलते कि मैं 2 सेकंड उत्तर डायरेक्शन में जा रहा हूं। अरे भैया ऐसा नहीं होता, मैं 2 मीटर उत्तर डायरेक्शन में गया, है ना। मेरी बात को समझिए, हम ये बोलते हैं जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम डिस्टेंस के साथ में डायरेक्शन को कई बार जोड़ देते हैं कि मैं स्कूल के लिए 10 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गया, तो मेरे पास में 10 किलोमीटर भी है जो परिमाण हुआ। परिमाण मतलब 10 किलोमीटर, ठीक है। और मैं कौन सी डायरेक्शन में गया? नॉर्थ में गया। तो यहां पर ये पूरी राशि मिलकर के वेक्टर बना सकती है, लेकिन टाइम के साथ में तो आप नहीं कह सकते कि मैं 10 मिनट नॉर्थ चला,
नहीं बोल सकते ना, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कभी बोला ही नहीं जाता है। ठीक है, घड़ी में कितने बज रहे हैं, उत्तर की तरफ 10 मिनट बज रहे हैं या उत्तर की तरफ 12 बज रहे हैं, नहीं भैया ऐसा नहीं बोला जाता। ठीक है, 12 सभी के लिए बराबर होते हैं। ठीक है, 12 बजने होते हैं तो बज ही जाता है। चलिए, तो ये बात ध्यान में रखिए, ये ऐसी क्वांटिटी हैं जिनके पास में क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, लेकिन इनके पास में डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, एक ऐसी भी क्वांटिटी, एक क्या बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी है जिनके पास में परिमाण है, दिशा है, लेकिन वेक्टर नहीं है। जैसे आप बोल सकते हैं करंट, है ना, धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा अदिश होती। क्यों? जबकि आपको पता है कि अगर करंट को जाना है तो पॉजिटिव टू कहां जाएगी, नेगेटिव जाएगी। या हम बोलते हैं धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, या उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, है ना, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ऐसा बोलते हैं करंट के लिए। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? डायरेक्शन है नहीं है डायरेक्शन है, हमें पता है जाएगी तो हमेशा यही फॉलो करेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव ही जाएगी, या फिर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ही जाएगी। कभी ऐसा नहीं होता कि लोअर टू हायर जाए, हमें पता है ये डायरेक्शन है इसकी। लेकिन इसके साथ में एक दिक्कत है, क्या? ये तीसरी कंडीशन, ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करती। वेक्टर लॉज हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो ये अभी खैर हमारा पार्ट नहीं है, लेकिन तो भी समझ लीजिए कि फिर ये स्केलर क्यों है करंट। इसका रीजन यही है कि वेक्टर लॉज भी है भाई, उसको भी फॉलो करना चाहिए वो क्वांटिटी। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिए। 11th के पर्पज से बता रहा हूं, ऐसी राशियां जिनके पास में परिमाण है लेकिन दिशा नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती है। जैसे द्रव्यमान, समय, चाल, लिख लीजिएगा, द्रव्यमान, समय, चाल, विद्युत धारा। ठीक है, लिख लो, ये 11th के पर्पज से। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि मेन बात क्या है, ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करती है। लेकिन जब हम बात करते हैं सदिशों की, तो यहां पर तीनों चीजें फुलफिल होनी चाहिए। उनके पास में मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उनके पास में डायरेक्शन होनी चाहिए, एक फिक्स डायरेक्शन, और वो वेक्टर लॉज को फॉलो करनी चाहिए, है ना। वो वेक्टर लॉज को, सदिशों के नियमों को क्या करनी चाहिए, उनका अनुपालन करनी चाहिए। तो ऐसी राशियां जिनके पास में परिमाण है, जिनके पास में दिशा है, और जो सदिशों के नियमों का पालन करती हैं, विच फॉलोज द वेक्टर लॉज, वो कौन सी होती हैं, सदिश होती हैं। और सदिशों में आप जब चालू करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो आप पढ़ते हैं वेलोसिटी से। कहाँ से बच्चों? वेलोसिटी, फिर एक्सिलरेशन। हाँ भाई, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, हिंदी में पता चल रहा है ना। वेलोसिटी वेग बोलेंगे, है ना, त्वरण को बोलेंगे, सॉरी एक्सिलरेशन को बोलेंगे त्वरण। फिर होता है फोर्स, हाँ, इम्पल्स, आगे बहुत सारी चीजें आप पढ़ोगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं बच्चों, ये बात ध्यान में रखें। मोमेंटम, संवेग, आवेग, ये सारी की सारी क्या है, सदिश राशियां हैं। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। तो ये पता चला सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है, क्लियर है। चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं, अपन सदिश के ऊपर ही काम करते हैं। हमें सदिशों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि सदिश क्या होते हैं। हाँ भाई, अच्छे से पढ़ाई करें। मुझे पता है कि क्लासरूम में जो पढ़ाई होती है, जब टीचर आपके सामने होता है, वो समझना बहुत आसान होता है, क्योंकि आप इंटरेक्ट कर पाते हैं ना टीचर से, इस कारण बहुत आसान हो जाता है पढ़ना। लेकिन यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगा बच्चों कि आपको वैसे ही समझ में आए जैसे क्लासरूम में समझ में आता है। चलिए, तो काम कैसे करेंगे भाई। वेक्टर्स के लिए हम क्या लिखेंगे, वे भौतिक राशियाँ, हिंदी में समझ लीजिए एक बार के लिए, वे भौतिक राशियां जिनके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ठीक है, या फिर वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब दिशा भी होती है, एवं, अब ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एवं जो सदिशों के योग के नियमों, या फिर सदिशों के नियमों, सदिशों के योग के नियमों का अनुपालन करती हैं,
अनुपालन करती हैं क्या कहलाती हैं बच्चों? सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां कहलाती हैं। हाँ भाई, कौन कौन सी भाई? जैसे एग्जाम्पल बताओ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, वेग आप लिख सकते हैं, त्वरण आप लिख सकते हैं, बल आप लिख सकते हैं, संवेग आप लिख सकते हैं, और बहुत सारी हैं, बलाघूर्ण आप लिख सकते हैं, ऐसी बहुत सारी है। ठीक है, इंग्लिश में अगर मैं इस चीज़ को लिखूंगा, द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज which are represented by magnitude and direction and also follow the laws of vector, या also follows the vector algebra, भी हम इस चीज को लिखते हैं, are known as vectors। like कौन कौन भैया? तो लिखो वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। ठीक है, ये वो क्वांटिटीज हैं। ठीक, ये बेसिक सा वेक्टर हो गया। अब हमें क्या चाहिए वेक्टर में, वो इंपॉर्टेंट है, या फिर जो चीज़ों के साथ में आप न्यूमेरिकल में डिस्कस करोगे या बुक्स में जिस तरीके से दिया हुआ आता है क्वांटिटी को बताने के लिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिज़िक्स में मैं आपको ये डायरेक्ट ही करवा रहा हूँ। मैं ज़्यादा इस चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि बच्चों को पहले वो चीज़ पता लग जानी चाहिए कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। डेफिनेशन तो बाद में भी होती रहेगी। तो ये एक सिर्फ बताने के लिए था। अभी वेक्टर्स बहुत तरीके के हैं, उनकी डेफिनेशन अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये बताऊँगा कि वेक्टर से काम कैसे करना है, डील कैसे करना है हमें वेक्टर से। ठीक है, वो अपन डिस्कस करेंगे भाई। अभी वेक्टर के साथ में डील कैसे करें ना, वो देखते हैं अपन। हाँ, देखो भाई कैसे डील करेंगे वेक्टर के साथ में। तो सदिशों का वियोजन एक पॉइंट है आपके पास में। सदिशों का वियोजन, resolution of vectors into components, सदिशों का वियोजन है ना। और आप इन्हें ऐसा भी कह सकते हैं कि इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को हम डिस्कस करेंगे, मतलब आयताकार घटक। हिंदी में थोड़ा सा अजीब सा है ना आयताकार घटक, लेकिन देखो समझो क्या चीज़ है। सबसे पहले ये बात ध्यान में रखो, वेक्टर या सदिश और कुछ नहीं, जो आपने निर्देशांक पढ़ रखे हैं ना, 10वीं में निर्देशांक पढ़ रखे हैं आपने, बहुत सारी लाइनें ड्रॉ की हैं ग्राफ के अंदर, की है नहीं की हैं। हाँ, तुम तो इस बार 10वीं ऐसे ही पास करके आए हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ग्राफ बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं। अगर आपने ग्राफ समझ रखे हैं, वहाँ पे निर्देशांक समझ रखे हैं, तो आपको वेक्टर बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए कैसे होता है। तो जब आप 2D की बात करते हैं, 2D, 2 डायमेंशन, द्विविमीय, हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? द्विविमीय बोलेंगे, है ना। 2D में काम करते हैं। 2D मतलब जो आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते थे ना, ग्राफ पेपर पे जो आपने काम किया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ग्राफ पेपर में जब हम काम करते हैं बच्चों, तो हम बोलते हैं कि एक होता है y एक्सिस और एक होता है x एक्सिस। इस तरफ नेगेटिव x, माइनस का x, और नीचे की तरफ माइनस का y, ऐसा ही होता है। क्लियर है ये बात? तो जब आप वेक्टर में जाएंगे बच्चों,
किस में जाएंगे बच्चों? वेक्टर में जाएंगे। तो ये जो x दिशा है ना बच्चों, इस x दिशा को हम रिप्रेजेंट करेंगे I और कैप से। कैसा बता रहा हूं मैं x डायरेक्शन को बच्चों? x को बता रहे हैं I और इसके ऊपर कैप लगाया। x को हम I बोलते हैं और दिशा प्रदर्शित करने के लिए हमने इसके ऊपर कैप लगाया है। क्या लगाया है बच्चों? I कैप लगा दिया। कैप ध्यान में रखना एकांक सदिश होता है। कैप का मतलब क्या होता है? एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर एकांक सदिश का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सदिश है जिसका मान तो एक है, जिसका मैग्नीट्यूड एक है, परिमाण एक है, लेकिन उसके पास में दिशा है। तो जैसे ही कहीं लिखा हुआ आए आई कैप, तो समझ जाइए भाई वो एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा है। कौन सी डायरेक्शन की बात कर रहा है? एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा है। इसे ऑर्थोगोनल वेक्टर भी बोलेंगे हम। फिर y को लिखा जाता है जे कैप। क्या लिखा जाता है बच्चों? जे कैप। y की डायरेक्शन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? जे कैप से प्रदर्शित करते हैं। अभी हम 2D की बात करते हैं। 2D क्या होता है? ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं ना, इसे मैंने एक सतह पे चिपका रखा है, जिसे मैं सिर्फ और सिर्फ एक सतह पर बता सकता हूं, वो 2D है। तो बोर्ड पे जितनी भी आकृति बनाऊं, ये सारी की सारी क्या है? 2D है। तो ये वृत्त है, 2D है। ये ऐसा त्रिभुज बनाऊंगा, 2D है। ऐसा आयत बनाऊंगा, 2D है ना। सर्किल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट, रोम्बस, ये जितने भी आप चीजें बनाते हैं, ये सारी की सारी आपने कहाँ पढ़ी हैं? द्विविमीय में पढ़ी है, 2D में पढ़ी है। अभी तक आपने सारा का सारा काम, 10वीं तक का काम आपने किस में किया है? 2D में ही किया है। इवन 11th में भी आप मोस्ट काम 2D में ही करेंगे। 3D में हम बहुत कम बात करेंगे। जहाँ करेंगे वहाँ बहुत अच्छे तरीके से हम इस चीज़ को डील करेंगे। ठीक है, तो ये समझिएगा कि हमें अभी 2D में ही काम करना है। तो हमें आई कैप और जे कैप से काम चलाना है। ठीक है, ये जो वेक्टर्स होते हैं ना, आई कैप और जे कैप, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। कितने डिग्री पर होते हैं? इन दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। और ये एक निश्चित दिशा को प्रदर्शित करते हैं। जब जे कैप बोलोगे तो वाई डायरेक्शन, जब आई कैप बोलोगे तो एक्स डायरेक्शन। ध्यान में रखना। ठीक, अब यहां पर समझिए बच्चों, एक पॉइंट लिया गया है ये, और इसके निर्देशांक जो है ऐसा लिखा हुआ है 2,4। 2,4 इसके निर्देशांक है। ठीक है, अब बिंदु है, कोई पी बिंदु, निर्देशांक दिया हुआ है। ठीक, तो ये ध्यान में रखो, जब मैं इस पी बिंदु को सदिश में डालूंगा, किसको? पी बिंदु को किस में डालेंगे? सदिश में डालेंगे। तो हम इसे कैसा लिखेंगे? तो हमने बोला कि एक लाइन खींचो और मूल बिंदु से मिलाओ उसे। मूल बिंदु कौन सा बच्चों? ओ, ओरिजिन जिसे आप बोलते हो। ठीक है, और उससे मिलाओ और इसकी डायरेक्शन ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। डायरेक्शन कहाँ की ओर? O2P। ठीक, तो जब मैं वेक्टर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा O से मैं कहाँ की ओर गया? P की ओर। ये लो, O से कहाँ की ओर गए? P की ओर। और जब आप किसी पोजीशन को बता रहे होते हो, किसी स्थिति को बता रहे होते हो, तो फिर वो कहलाता है पोजीशन वेक्टर। इस वाले वेक्टर को कौन सा वेक्टर बोलेंगे बच्चों? पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, ये स्थिति सदिश है। और ये स्थिति सदिश यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा? तो समझिए, इसका x पे कितना भाग है? x पर कितना भाग है? 2। तो हम बोलेंगे कि अगर मैं इसे वेक्टर में लिखता तो मेरे लिए 2 के साथ में और क्या होता? आई कैप। आई कैप जैसे ही लिखूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि 2 कहाँ की ओर चलना है? x की ओर 2 चलना है। अरे ये समझते हो ना, यही तो 2 है। और ऐसा देखेंगे तो ये y है। अरे ये तो y है, और ये y कितना है? यहाँ पर 4 है। ये y इस समय कितना है? 4 है। और मेरे को y बताने के लिए कि ये 4 y डायरेक्शन में है, मैं इस 4 के साथ में क्या लगाऊंगा? जे कैप लगाऊंगा। मैं क्या लगाऊंगा? जे कैप लगाऊंगा। ध्यान में रखना। और इनके बीच में हमेशा किसका? प्लस का साइन लगाएं। तो जब आप ओपी वेक्टर लिखने की कोशिश करें बच्चों, तो ओपी वेक्टर वास्तविकता में क्या होगा? 2i कैप प्लस 4j कैप। क्लियर हो गया? तो कुल मिलाकर के अगर हमें निर्देशांक, हमें कोऑर्डिनेट दे रखे होते तो हम जल्दी से क्या निकाल लेते हैं? पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। दिमाग में रहेगा ये? क्लियर हो गया? चलिए, चलो एक और कुछ ऐसा दिया हुआ है। यू, यहां पर कोई पॉइंट क्यों दिया हुआ है?
और ये Q पॉइंट कुछ ऐसा है 4,3। बताओ भाई इस Q के लिए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या लिखा जाएगा? स्थिति सदिश। तो हम कहां से कहां की ओर गए? O से Q की ओर गए। कहां से? O से Q की ओर गए। ये लो OQ, ठीक। और Q के हमें निर्देशांक पता है, क्या? पोजीशन बताओ। देखो 4,3 है ना, तो 4 के साथ में क्या? I कैप, और 3 के साथ में क्या? J कैप। काम खत्म। क्लियर हो गया? ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, ये पता चला ना। चलिए, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वेक्टर लिखना आना चाहिए, है ना। चलिए, तो पोजीशन वेक्टर का काम मेरे हिसाब से काम कंप्लीट हो गया। अब पोजीशन के साथ में एक वेक्टर होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में हम ओरिजिन की बात नहीं करते। किसकी बात नहीं करते? ओरिजिन की, मूल बिंदु की बात नहीं करते। तो इसको छोड़ दो, तो फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सिर्फ यही है, PQ, ठीक है। या तो आप P से कहाँ की ओर जा सकते हो? Q की ओर जा सकते हो, या आप Q से कहाँ की ओर जा सकते हो? P की ओर जा सकते हो। दो पॉसिबल चीजें हैं। जब मैं बोलता हूं कि P से मैं कहाँ की ओर गया? Q की ओर गया। P से कहाँ की ओर गया? Q की ओर, और मैंने इसको वेक्टर में लिख दिया है। तो जब आप ओरिजिन का यूज नहीं करते और एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर गति करते हैं और उसे सदिश रूप में देखते हैं, तो फिर इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। गति कर रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये अब आप पोजीशन नहीं बता रहे हैं, पोजीशन तो ये है P की और Q की पोजीशन, स्थिति का पता चल रहा है इससे। जबकि जब हम P से Q की ओर जा रहे हैं तो हम गति कर रहे हैं। गति करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बताते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब विस्थापन सदिश। ये क्या है बच्चों? विस्थापन सदिश। और विस्थापन सदिश कैसे लिखेंगे तो समझिएगा। जब आप PQ वेक्टर की बात कर रहे होते हैं तो आप P से Q की ओर गए, P से Q की ओर गए, तो इसे प्रदर्शित करने का तरीका है अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थिति सदिश। फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OQ, देखो मैं निर्देशांक देख करके लिख सकता हूं, क्या भाई? 4i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, माइनस और ब्रैकेट लगा लो। OP क्या होगा? 2i कैप प्लस 4j कैप, यही तो होगा। माइनस को अंदर की ओर लेकर के जाओ, अंदर की ओर लेकर के गए तो क्या होगा? 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 2i कैप और माइनस का 4j कैप। बताओ यही होगा क्या? अब देखो i कैप के साथ में डील करेगा और j कैप के साथ में डील करेगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया, कितना? 2, और यहां पर क्या आएगा? i कैप। 3 में से 4 तो माइनस का 1 हुआ क्या? माइनस का 1 j कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो j कैप ही आएगा ना। माइनस के 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही राशि आएगी, बस माइनस साइन आ जाएगा। तो ये कितना हुआ? 2i कैप माइनस j कैप। तो ये क्या हुआ बच्चों? PQ वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है? ये PQ वेक्टर है जो P से Q की ओर जाने पर बना। ऐसा क्या, ऐसा कोई जरूरत थोड़ी मैं P से Q की ओर ही जाऊं हमेशा। मैं Q से P की ओर भी तो आ सकता था, मैं Q से P की ओर भी आ सकता था। उस केस में क्या करेंगे? हम बोलेंगे फाइनल पॉइंट इस बार क्या है? P है। उसमें से शुरुआती पॉइंट क्या है? इनिशियल पॉइंट क्या है? Q है। ऐसा ही तो करोगे ना, OP वेक्टर माइनस OQ वेक्टर। और ये काम कर सकते हो मेरे हिसाब से। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? जल्दी से इस चीज को रफ के तरीके से उतार लीजिए, क्योंकि अभी तक मैंने वो काम कराना चालू नहीं किया। स्थिति सदिशों का वियोजन अभी तक नहीं चालू किया, ये सिर्फ वेक्टर समझाने के लिए था, ठीक है। अब काम करेंगे हम 2D के अंदर। तो जल्दी से ये चीज समझ लीजिए, जल्दी से इस चीज को उतार लो कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। जल्दी से इस चीज को उतारो। मैं वीडियो चेक करता हूँ एक बार के लिए, और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ जो है आपको क्लियर हो गई होगी। और इसी चीज़ पे हम बहुत काम करने वाले हैं बच्चों। हो गया? चले अब हम बात करते हैं वियोजन की, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और इससे बहुत सवाल आते हैं, बहुत सवाल आते हैं। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ ताकि जब हम रिजोल्यूशन करें तो उसके क्वेश्चंस को भी हम डील कर पाए। एक बच्चों मैंने ऊपर लिखा है ना एकांक सदिश।
है ना। ऊपर देखो एक चीज लिख रखी है, एकांक सदिश लिख रखा है, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। एकांक सदिश, इकाई सदिश, हिंदी में कई नाम हैं इसके। यूनिट वेक्टर क्या चीज होता है? जब आप कोई भी वेक्टर लिखते हैं, जैसे ये मैंने लिखा ओपी वेक्टर, मैंने क्या लिखा था बच्चों? ओपी वेक्टर लिखा था। ओपी वेक्टर हमने लिखा 2i प्लस 4j, ऐसा ही लिखा हमने। चलिए, एक इस वेक्टर में देखो दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, ठीक। तो हमने दिशा प्लस परिमाण देखा, ये क्या है? दिशा प्लस परिमाण। ये क्या है? दिशा प्लस परिमाण है ये, है ना। ये बात ध्यान में रखना, इसमें डायरेक्शन भी है और इसमें मैग्नीट्यूड भी है, दोनों चीजें हैं इसमें, ठीक है। जब आप ऐसा लिखते हो तो दोनों चीजें। लेकिन अगर मेरे को इससे सिर्फ और सिर्फ यही चाहिए, मेरे को इससे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण कितना है भैया वो पता चले भाई, ठीक है। तो वो कैसे देखेंगे? तो हमने लिखा ओपी का मैग्नीट्यूड, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या हुआ बच्चों? परिमाण। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, परिमाण कितना है? बहुत सिंपल सा तरीका है बच्चों, एक चीज बताता हूं मैं आपको। जो आई कैप होता है ना, जो आई कैप होता है उसका मल्टीपल देखो क्या है। आई कैप का मल्टीपल क्या है? 2 है। इस 2 का क्या करो? स्क्वायर करो। फिर जे कैप देखो, जे कैप का मल्टीपल देखो क्या है? 4 है। इस 4 का भी क्या करो? स्क्वायर करो। और बीच में किसका साइन लगा दो? प्लस का। बीच में किसका? प्लस का। और फिर आपको क्या करना है? अंडर रूट लेना है। फिर आपको क्या करना है? अंडर रूट लेना है। आई कैप के मल्टीपल का स्क्वायर, वर्ग किया, जे कैप के मल्टीपल का भी वर्ग किया, जोड़ा और अंडर रूट ले लिया। ये क्या है? परिमाण है। और परिमाण को प्रदर्शित करने के 2 तरीके हैं, या तो सिंपली लिख दो ओपी, और मैं बोलूँगा ऐसा ही लिखो। अदरवाइज आपको बिल्कुल साइंस में ही लिखना है, फिजिक्स में लिखना है, तो आप लिखो ओपी वेक्टर, और ओपी वेक्टर का परिमाण मैग्नीट्यूड मोड में लिखा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? मोड, मापांक हिंदी में। आप मोड ही ध्यान में रखें। चलिए, और ये बात ध्यान में रखना, मोड में वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, तो भूल कर भी ये कभी भी माइनस नहीं होंगे, हमेशा जुड़ेंगे ही, ध्यान में रखना। परिमाण में चीजें हमेशा जुड़ेंगी, ऐड ही होंगी, गलती से भी माइनस लगाने की कोशिश मत करना। अगर यहाँ पर 2i कैप माइनस 4j कैप भी होता ना, तो भी मैं ऐसा ही लिखता, बस यहाँ पे माइनस का 4 लगाता, लेकिन लिखता तो ऐसे ही। जे कैप का मल्टीपल माइनस का 4 है तो यहाँ पे माइनस आ जाता, लेकिन माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है ना। माइनस का स्क्वायर करोगे, वर्ग करोगे तो भी प्लस ही तो होगा। चलो, तो इसको देखा, तुमने लिखा 4 और इसको लिखा क्या? 16, और ये क्या हो गया है? √20। तो ओपी एग्जैक्टली क्या आया? परिमाण कितना आया? √20 आ गया, ठीक है। अब समझिए इस चीज को, मैं यूनिट वेक्टर समझा रहा हूं आपको। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जो भी वेक्टर होता है ना, उसमें आपको उसका मैग्नीट्यूड का डिवाइड लगा दो। वेक्टर, और वेक्टर में किसका? मैग्नीट्यूड का। वेक्टर क्या था? वेक्टर क्या था? 2i कैप प्लस 4j कैप, और इसका मैग्नीट्यूड, परिमाण कितना है? √20, ठीक है। और इस ओपी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा वो देखो। एकांक सदिश के लिए क्या बताया था? क्या लगाना है? कैप। क्या लगाना है? कैप। इस बार क्या लगाएंगे? कैप, ठीक। तो या तो ऐसा, और अगर मैं इसका भी देखता तो इसका भी यही होता। कितना भाई? 2i कैप माइनस 4j कैप, और नीचे √20 ही जाता, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि माइनस के 4 का भी स्क्वायर उतना ही होता है। तो ये क्लियर हुआ? ध्यान में रखो, परिमाण में क्या करना है? जो भी मल्टीपल है उनका स्क्वायर करो, जोड़ दो और अंडर रूट में करना है काम, ठीक है। और यूनिट वेक्टर में क्या करना है? जो वेक्टर दिया हुआ है उसमें उसका मैग्नीट्यूड का डिवाइड लगाना है। वेक्टर जो दिया हुआ है उसमें किसका डिवाइड लगाना है? मैग्नीट्यूड का। सदिश में परिमाण का डिवाइड लगा दो, आप भाग लगा दो बस, ठीक है। ये बात दिमाग में रहेगा। चलो, अब काम करना चालू करते हैं और चीजों को समझना चालू करो, और अच्छे से समझेंगे।
साइन थीटा कोस थीटा तो पता है ना, 10वीं में पढ़ के आए हो। और साइंस ले रखी है भाई, थोड़ी सी लाज रखना इस चीज़ की। हाँ तो काम करते हैं। तो हमने बोला समझना आप इस चीज़ को, ये वाई डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन, और आप सभी को पता है इस तरफ हम बोलेंगे आई कैप और इस तरफ हम बोलेंगे क्या, जे कैप। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये मूल बिंदु O है, यहाँ पर कोई पॉइंट P है जिसके पोजीशन कुछ ऐसा दे रखा है, AX और AY। मतलब अगर मैं ऐसा देखता हूँ तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, AX है, ठीक है। और ऐसा देखो तो AY, ठीक। और ये वेक्टर अगर मैं बोलूँ, इस वेक्टर को अगर मैं बोलता हूँ तो मैं इस वेक्टर को मेरे मन से मैंने नाम दे दिया A वेक्टर। क्या नाम दे दिया, A। अब B नाम दे दो, अब P नाम दे दो, अब Q नाम दे दो, कुछ भी हो, बस उसको ऊपर वेक्टर दे देना और डायरेक्शन ऐसा बताना, ठीक है। तो अगर आपको ये A वेक्टर लिखना होता, जो कि एक तरीके से OP वेक्टर ही है, यहाँ पर अगर A वेक्टर लिखा जाता, समझिएगा, A वेक्टर, या तो A वेक्टर लिखा या फिर क्या लिख सकते हैं, मैं OP वेक्टर लिख सकता है। वो क्या लिखा जाएगा बच्चों बताओ, x डायरेक्शन वाला कौन सा है, AX के साथ में क्या लगाएंगे, आई कैप। y डायरेक्शन वाला कौन सा है, AY के साथ में क्या लगाएंगे, जे कैप। और दोनों के साथ में क्या करना है, प्लस करना है। वेक्टर लिखना आ गया, वेक्टर लिखना आ गया। ये सदिश हो गया, हो गया। सदिश का परिमाण, A सदिश का परिमाण, सदिश भाई वेक्टर, इंग्लिश वाले मत भूल जाना, पता चले तुम कहीं रह जाओ, है ना। और परिमाण क्या होता है, मैग्नीट्यूड, खूब बार बोल चुका हूं अब मैं। तो A वेक्टर का परिमाण क्या होगा, परिमाण के लिए क्या बताया था मैंने, आई कैप का मल्टीपल देखो, आई कैप का मल्टीपल क्या है, AX है, उसका क्या करो, स्क्वायर, प्लस जे कैप का मल्टीपल क्या है, AY है, उसका क्या करो, स्क्वायर, और फिर क्या करना है, अंडर रूट, ठीक है। आई कैप के मल्टीपल का स्क्वायर करो, जे कैप के मल्टीपल का स्क्वायर करो, और दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, जोड़ दो। ये क्या है भाई, A। परिमाण को ऐसे ही लिखेंगे या फिर वेक्टर लगा करके मोड लगा दो, हो गया। एकांक सदिश देखो, एकांक सदिश, एकांक सदिश, तो A क्या होगा और उसके ऊपर कैप, है ना। एकांक सदिश मतलब यूनिट वेक्टर, A कैप। कैसे लिखोगे, वेक्टर और वेक्टर में मैग्नीट्यूड का डिवाइड। वेक्टर क्या था, AX आई कैप और AY जे कैप। इसमें डिवाइड किसका, इसका, अंडर रूट AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर, ऐसा ही लिखा जाएगा। क्लियर हो गया, ये डन हुआ। चलिए, तो ये सारा काम हुआ, डन। अब देखो, अब है मेन चीज, कंपोनेंट्स में काम करना है बच्चों। कंपोनेंट्स में कैसे काम किया जाएगा, तो मैं बोलता हूं कि ये जो A वेक्टर है वो x के साथ में थीटा एंगल बनाता है। x के साथ में कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। तब क्या होगा बच्चों, तब हम बोलेंगे कि हम AY को भी डिफाइन कर सकते हैं और AX को भी डिफाइन कर सकते हैं। किस किस को डिफाइन कर सकते हैं, AY को और AX को। कैसे, आप एक ट्रायंगल देखें, OP, इस वाले को मैंने नाम नहीं दिया, मैं इसे नाम देता हूं Q पॉइंट, ठीक है। तो एक ट्रायंगल लिया OPQ, दिख रहा है, और इस ट्रायंगल में ये थीटा है। यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है भाई, 90 का बन रहा है, क्या बन रहा है ना, ठीक। तो हमने बोला इन ट्रायंगल OPQ, है ना, ट्रायंगल OPQ में क्या दिखाई दे रहा है देवताओं, देखो एक बार के लिए, थीटा के सामने हमेशा होता है लंब, मतलब परपेंडिकुलर, लंब मतलब परपेंडिकुलर, और 90 के सामने होता है हाइपोटेनस, मतलब कर्ण। ये तो सभी को पता है हाइपोटेनस। और तो बच गई राशि कौन सी, बच गया ये आधार। ये क्या है, आधार, बेस जिसे आप बोलते हो, ठीक है। तो ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, और ये है हाइपोटेनस। लंब आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण, ठीक है। अब इस चीज को देखो, मैं इसमें साइन कोस्टेन निकाल सकता हूं ना, निकाल सकता हूं ना बच्चों। तो सबसे पहले अपन देखते हैं साइन थीटा। क्या देखते हैं, साइन
थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। यही होता है ना बच्चों? होता ऐसा ही है। ठीक है, लंब बटा कर्ण अगर मैं देखूं मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, यही है। देखो लंब, देखो ये ठीक, P से लेकर Q, P से लेकर Q वास्तविकता में किसके बराबर है? AY के बराबर है क्या देवताओं? AY ही तो हुआ। तो ये क्या हो जाएगा? AY लंब, कर्ण ये A इज इक्वल्स टू क्या? साइन थीटा। अब आप भी बोलोगे सर वेक्टर क्यों नहीं लिखा? बच्चों जब साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा लिखते हो ना, मतलब जितने भी त्रिकोणीय समीकरण लिखते हो, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में काम करते हो, तो हमेशा मैग्नीट्यूड ही लिखा जाता है। ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा इनके साथ में आप क्या लगाएंगे? मैग्नीट्यूड में ही काम करेंगे शुरुआत में, बाद में अपन इस चीज़ को और एलैबोरेट करेंगे, लेकिन अभी ऐसा ही समझिए। तो फिर AY क्या हुआ? AY बराबर हुआ A साइन थीटा। AY बराबर क्या आया? A साइन थीटा आया। मल्टीप्लाई कर सकते हो ना? पता चला? तो अगर मेरे को A पता हो, अगर मेरे को A ये वाली चीज, ये परिमाण पता हो, तो मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ? AY। कब? मेरे को थीटा भी पता होना चाहिए उसके लिए। ऐसा का ऐसा आगे चलो, कोस थीटा देखो, कोस थीटा, कोस थीटा क्या होगा इस केस में वो समझिए। कोस थीटा हम बोलेंगे, समझना इस चीज को, कोस थीटा हम बोलेंगे आधार बटा कर्ण होता है ना? कोस थीटा को क्या लिखते हैं बच्चों? आधार बटा कर्ण लिखते हैं। आधार मतलब बेस, डिवाइडेड बाय क्या? हाइपोटेनस। बेस क्या है यहां पर? AX है क्या? AX, AX डिवाइडेड बाय कर्ण। देखो कर्ण क्या है? A है इज इक्वल्स टू क्या बच्चों? कॉस थीटा। तो फिर AX बराबर क्या हो जाएगा? A कॉस थीटा। क्लियर हो गया? AY क्या होता है? A साइन थीटा होता है, और AX क्या होता है? A कोस थीटा होता है। अब ये याद कैसे रखें कि AY और AX में किसके साथ में कॉस लगाएं और किसके साथ में साइन? इसकी एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। हमेशा ध्यान में रखना, AY और AX दोनों ही 90 डिग्री पे होने चाहिए। ये दोनों ही किस पे होने चाहिए? 90 पे होने चाहिए एक दूसरे के साथ में। जो भी थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट होता है ना, किससे? थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट होता है। यहाँ पे थीटा से कौन जुड़ा हुआ है? AX। वो हमेशा कोस का कंपोनेंट होगा। वो हमेशा कैसा होगा? कोस का। तो AX हमेशा A कोस थीटा ही होगा। AX हमेशा A कोस थीटा ही होगा। तो फिर बच गया कंपोनेंट किसका होगा? ऑटोमेटिकली साइन का होगा। किसका होगा? ऑटोमेटिकली साइन का हो जाएगा। तो बात समझिए, जो थीटा से कनेक्टेड था, यहाँ पे AX देखो कनेक्टेड है किससे? थीटा एंगल से, इसलिए ये कोस का कंपोनेंट मिलेगा आपको, हमेशा यही होगा। और जो थीटा से कनेक्टेड नहीं है, फिर वो साइन का कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो ये घटक हो गए हैं, ये है ना। और ये AY को बोला क्या जाता है? इनको बोला क्या जाएगा? ये घटक है AX को देखो क्या बोला जाता है, एग्जाम में आता क्या है, इससे सवाल क्या आता है? ये होता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन X एक्सिस। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन X एक्सिस मतलब X अक्ष पर सदिश का प्रक्षेप। इसको क्या बोलेंगे? X अक्ष पर कितना है? X अक्ष पर कितना है? AX ही तो है। Y अक्ष पर कितना डाल रहा है? Y अक्ष पर AY डाल रहा है ना। तो AX पता चल गया, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर किस पे? X अक्ष पे। मतलब X अक्ष पे सदिश का क्या? प्रक्षेप, कितना दबाव डाल रहा है या कितनी चीज उधर आ रही है। अगर मैं AY लिखूंगा तो क्या होगा? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन Y एक्सिस, और ये क्या होगा? Y अक्ष पर सदिश का प्रक्षेप हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी के साथ में बोला जाता है दिशा, डायरेक्शन। और जब भी डायरेक्शन की बात आए, ये यहां पे अलग से कर देता हूं मैं, दिशा, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में हमेशा बच्चों tan थीटा ध्यान में रखना। दिशा में हम हमेशा क्या ध्यान में रखेंगे? tan थीटा। वो क्या होता है भाई? लंब बटे आधार। लंब क्या था?
ए वाई और आधार क्या था ए एक्स। तो ए वाई में हमेशा ए एक्स का डिवाइड, वाई के कंपोनेंट में हमेशा एक्स के कंपोनेंट का डिवाइड। हाँ, ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि जब डायरेक्शन पूछता है तो वो वास्तविकता में वो पूछ क्या रहा होता है, थीटा पूछता है। तो हमें जब थीटा देखना हो तो या तो सीधा सीधा आपको वैल्यू पता चल रही है थीटा की देख करके तो आप थीटा की वैल्यू डायरेक्ट लिख दो। अदरवाइज अगर नहीं पता चल रहा थीटा की वैल्यू तो tan को दूसरी तरफ लेकर के जाओ, tan इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स, tan इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स, ऐसा लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो एक बार के लिए उतारो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें कैसे देखेंगे। ठीक है, चलो उतारो, अभी मैं काम करवाता हूँ आपको, जल्दी से उतारो। अरे मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना लंबा जाने वाला है, अभी तो ये खूब लंबा जाएगा बच्चों वीडियो। या इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं और फिर सेकंड पार्ट और बनाता हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो गया ये? हाँ, पॉज कर लीजिएगा प्लीज और फिर कर लीजिएगा। देखो अब सवाल देखो इस चीज का, एक सिंपल सा कंपोनेंट का सवाल मैं आपको बताता हूं। जैसे ऐसा दिया हुआ है और बोल रहा है कि कोई फोर्स है एफ, बल। ठीक है, कोई फोर्स है, एग्जांपल समझिए इस चीज को। बल जो है वो एक्स एक्सिस से, किससे बच्चों, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इसका एक्स एक्सिस में कंपोनेंट मतलब एफ एक्स और इसका वाई एक्सिस पे कंपोनेंट मतलब एफ वाई, दोनों कैलकुलेट करो। एक्स अक्ष पे प्रक्षेप ज्ञात करना है और वाई अक्ष पे भी आपको क्या कैलकुलेट करना है, प्रक्षेप, मतलब एफ एक्स और एफ वाई कैलकुलेट करना है। हमारे पास में सारा काम है। इस एफ की जगह वो शायद 10 न्यूटन लिख सकता था, मैं मान लेता हूँ 10 न्यूटन मान लेता हूँ भाई। ठीक है, तो समझिए इस चीज को कि जब उसने F = 10 न्यूटन बोला तो मैं एफ एक्स और एफ वाई आसानी से निकाल सकता हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं इवन फोर्स की वैल्यू तक बता सकता हूं कि वेक्टर में कैसे लिखा जाएगा। देखो बताता हूं मैं आपको क्या होता है। एफ एक्स थीटा से कनेक्टेड कंपोनेंट है, थीटा से कनेक्टेड, यही तो एंगल है ना, यही एंगल दिया हुआ है, तो थीटा से कनेक्टेड कंपोनेंट है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, कोस या फिर साइन। तो ये और इसको किससे, कोस से, है ना, थीटा से कनेक्टेड है, कोस से लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ कोस थीटा। एफ की वैल्यू कितनी बच्चों, 10, और कोस कितना, थीटा की जगह कितना बच्चों, 30। कोस 30 की वैल्यू कितनी, √3/2 होती क्या, बताओ भाई। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। इससे काट दो, 5 आ जाएगा, 5√3 न्यूटन। ये क्या आया, एफ एक्स आया। क्या आया बच्चों, एफ एक्स। अब देखो एफ वाई थीटा से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए साइन का बनाएगा ये किसका बनाएगा, साइन का। तो हम लिखेंगे एफ साइन थीटा। ठीक है, एफ साइन थीटा क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू कितनी, 10, और यहाँ पे साइन 30। साइन 30 कितना होता है, 1/2। कितना होता है बच्चों, 1/2, भूल मत जाना रे। तो ये कितना हो जाएगा, 5 आएगा, नहीं आएगा, 5 न्यूटन। बताओ भाई, आ गया। चलो अगर एफ वेक्टर लिखने को बोलता, एफ वेक्टर लिखने को बोलता तो मैं क्या करता बच्चों, क्या करता मैं बोलता भाई कि ये होता एफ एक्स, एक्स अक्ष पे कितना है उसको आई कैप से, और वाई अक्ष पे कितना है, वाई एक्सिस पे कितना है उसको जे कैप से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, है ना। एफ एक्स की वैल्यू कितनी, 5√3 आई कैप, और एफ वाई की वैल्यू कितनी, 5, और ये क्या, जे कैप। हाँ, यहाँ पर यूनिट जरूर लगाएं, न्यूटन। पता चला एफ वेक्टर, पता चला क्या, क्लियर। चलो tan थीटा निकालना होता तो वो भी निकाल देते, अरे डायरेक्शन निकालनी थी, निकाल सकते हो, निकाल। एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। उतारो, जल्दी से उतारो। ये क्लियर हुआ कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, एफ एक्स और एफ वाई कैसे निकाला जाता।
डन हो गया ना। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं, उससे फिर ये सारी रामायण क्लियर हो जाएगी, फिर कहीं कोई संशय नहीं रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से इस चीज को उतारो, जल्दी से उतारो। हुआ ये? चलो अब इसके बाद में देखो, अगर यही एंगल ये कुछ ऐसा है, ये x है, ये y है। इस बार वापस से मैं f ही ले रहा हूं, लेकिन इस बार f यहां से 30 बना रहा है, f y एक्सिस से 30 बना रहा है। अब क्या करोगे? मैंने तो आपको x एक्सिस से एंगल दिखा रखा था, अब क्या करेंगे? मेरा कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखना जो मैंने आपको बताया। क्या भाई? हमेशा जो थीटा से कनेक्टेड कंपोनेंट होता है, थीटा से कनेक्टेड है, वो हमेशा कोस का होता है। ये है बेसिक लॉजिक, ठीक है। ये बेसिक लॉजिक क्या है? जो थीटा से कनेक्टेड कंपोनेंट होता है वही हमेशा कोस का पार्ट होता है। तो जब आप एफ वाई की बात करेंगे, एफ वाई की बात करोगे, तो इस बार क्या होगा? एफ कोस थीटा होगा। क्या होगा? एफ कोस थीटा, और थीटा ये। बात समझ में आ गई क्या? आप चाहो तो यहां पर 60 करके भी काम कर सकते थे, अदरवाइज सबसे सिंपल तरीका याद रखो, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी थीटा से जुड़ा हुआ घटक होता है ना, कंपोनेंट, हमेशा कैसा होता है? कोस का होता है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखो, ठीक है। तो फिर जो दूसरा, ये एफ एक्स इस तरफ काम करेगा क्या? तो एफ एक्स क्या होगा? एफ एक्स होगा एफ साइन थीटा, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखो, इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना है। क्लियर हुआ? ये डन हुआ। कहीं कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। आगे चले। चलो आगे या फिर इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, वीडियो लंबा हो गया मेरे हिसाब से, 40 मिनट्स के आसपास का हो गया, इसको यहीं समझते हैं, इतना ही रहने दो। तो अभी अपन ने 2D को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको 3D डिस्कशन कराऊंगा। 3D में बहुत सारे सवाल पूछे भी जाते हैं, वहां पर अपन 10 से 20 सवाल करेंगे भी, ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, जिससे वेक्टर का इनिशियल पार्ट आपका पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। वेक्टर कितने तरीके के होते हैं, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन और वो सारी की सारी चीज़ें अपन आगे देखेंगे। लेकिन अभी मैं आपको इतने सवाल करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और 3D इतना अच्छे से समझा दूंगा कि आपको कहीं कहीं वेक्टर में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही इसे रखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। चलिए, हैव अ गुड डे, टेक केयर।